नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट दिसंबर 2019 प्राथमिक लेवल के पेपर का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो हम पेपर हल कर रहे हैं बुकलेट सीरीज ए का है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगॉजी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। देखिए पहला विकल्प है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और चौथा विकल्प है किशोरावस्था। तो दोस्तों भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी मानी जाती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। तो पहले का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला विकल्प है देखिए प्रसूति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा विकल्प है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। दोस्तों दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। दूसरे का हमारा दूसरा सही हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? दोस्तों देखिए पहला विकल्प है जेंडर पक्षपात का, दूसरा है जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर संबद्धता, चौथा है जेंडर समरूपता। तो दोस्तों तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का। तीसरे का पहला सही हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? दोस्तों देखिए विकल्प दिया गया है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा विकल्प है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा विकल्प है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना और चौथा विकल्प है दोस्तों जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। दोस्तों यहां पर चौथे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ठीक है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? दोस्तों चौथे का हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ठीक है। चौथे का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न जो हमारा है उसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की हो जाएगा, ठीक है। 5वें का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर प्रश्न, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए दिया गया स्टेटमेंट है इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो विकल्प दिया गया है व्यक्तिगत वार्ता है, जोर से बोलना, पाड़, ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। 6ठे नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा
व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दोस्तों देखिए विकल्प दिया गया है प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, पाढ़ ढांचा। दोस्तों 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाढ़ ढांचा, ठीक है। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, पाढ़ या ढांचा, ठीक है। तो 7वें का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, दिया गया है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर विकल्प है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ठीक है। दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन। तीसरा विकल्प है आस्थागित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व। चौथा विकल्प है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन संरक्षण था कक्षा समावेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो दोस्तों देखिए विकल्प है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंधन, चौथा है प्रबलन। दोस्तों देखिए यहाँ पर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन स्कीमा हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, दोस्तों स्कीमा है, ठीक है। 9 का पहला सही है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों देखिए विकल्प है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, दूसरा विकल्प है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, और चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ठीक है। 10 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो दोस्तों चौथा नंबर जो ऑप्शन है हमारा बुद्धि के बारे में सही है, ठीक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ठीक है। 11 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विचारक, दूसरा है अभिसारिक विचारक, तीसरा है अनम्य विचारक, चौथा है आत्म केंद्रित विचारक, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर 12 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, सृजनात्मक विचारक, ठीक है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो दोस्तों सृजनात्मक विचारक का, ठीक है। 12 का हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह के संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए सबसे उपयुक्त विकल्प यही है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना, ठीक है, चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। दोस्तों 13 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तीसरा विकल्प है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, और चौथा है दोस्तों तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अनुमान लगाइए। तो हमारा दोस्तों देखिए 14 का तीसरा जो विकल्प है वो सबसे उपयुक्त विकल्प है और सही भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। देखिए पहला विकल्प है न्यून अवधान विकार, दूसरा विकल्प है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, और तीसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, और चौथा विकल्प है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पठन वैफल्य यानी पढ़ने की अक्षमता वाले बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा जो विकल्प है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक। 15 का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। दोस्तों देखिए 16 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, ठीक है। 16 का तीसरा सही हो जाएगा, किस पर आधारित है दोस्तों, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, दोस्तों प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ठीक है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ठीक है। 17 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर विकल्प है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। दोस्तों ये विकल्प पूर्णतः गलत है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के इन सिद्धांतों की अनदेखा करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों विकल्प बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों विकल्प प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 का सबसे सही सबसे उपयुक्त विकल्प चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर दिया गया है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। दोस्तों ये विकल्प गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम कई बार बोल चुके हैं केवल जिसमें लगा रहे, ठीक है। जिस विकल्प में सीटेट में केवल लगा हो वो जो विकल्प होता है संभवतः अधिकतर मायनों में वो गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होने की बात कर रहा है, ठीक। पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है। दोस्तों ये विकल्प जो है हमारा एकदम सही है, ठीक। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता पूछ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों के विषय में ध्यान देते हुए, ठीक है, उनके अनुभव को प्रमुखता देना ही छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता होती है, ठीक। दोस्तों दूसरा विकल्प सही है, लेकिन देखिए तीसरा विकल्प क्या कर रहा है, यंत्रवत याद करना। दोस्तों ये मशीनरी की तरह याद करने की बात कर रहा है, ये विकल्प गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विकल्प योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए योग्यता के आधार पर कभी भी अपने बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, ठीक है, उनको बांटना नहीं है। समावेशी शिक्षा को
प्रोत्साहित करना है, ठीक है, उनको बांटना नहीं है। तो यहाँ पर 19 का हमारा सबसे सही, सबसे उपयुक्त विकल्प बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना ही है। 19 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। क्या है दोस्तों? विकल्प है पूर्णतया अलग, दूसरा है स्वतंत्र, तीसरा है सन्निहित, चौथा विकल्प है संबंधित नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, पढ़िए। संवेग एवं संज्ञान, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको ज्यादा सोचना नहीं है। संवेग और संज्ञान जो होते हैं एक दूसरे में या एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। ठीक है, तो 20 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए पहला विकल्प है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, दूसरा है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, और तीसरा है दोस्तों अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। चौथा विकल्प है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो दोस्तों देखिए 21 का हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अधिगम क्या है? सक्रिय विनियोजन के द्वारा, ठीक है, सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया है, ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे सैद्धांतिक रूप से तो चौथा जो विकल्प है हमारा एकदम राइट है। ठीक है, 21 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? क्या परिणाम है? तो दोस्तों देखिए 22 नंबर का हमारा पहला सही हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देना एवं गैर उदाहरण देने का परिणाम क्या होता है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। 22 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है। पहला है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तीसरा विकल्प है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और चौथा है दोस्तों अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 23 का चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा है दोस्तों निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, इसका उत्तर हमें कूट में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो कूट में दिया गया है सही हो जाएगा, यानी हमारा इसमें दूसरा और तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक, यानी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। देखिए 24 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? दोस्तों देखिए 25 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक है, 25 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है पहला विकल्प है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, दूसरा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, तीसरा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, चौथा विकल्प है बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। दोस्तों यहाँ पर 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 27 का पहला विकल्प हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, 27 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए पहला विकल्प है विकास जीवन पर्यंत होता है, दूसरा है विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, और चौथा विकल्प है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। दोस्तों देखिए यहाँ पर 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, विकास क्या है? सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 28 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो दोस्तों देखिए वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। 29 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण जो है आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। ठीक है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? दोस्तों देखिए यहाँ पर विकल्प है परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा है परिवार एवं मीडिया, और तीसरा है दोस्तों विद्यालय एवं मीडिया, और चौथा है मीडिया एवं पास पड़ोस। दोस्तों देखिए 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया। ठीक, 30 का हमारा तीसरा सही है। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट दिसंबर 2019 प्राथमिक लेवल के पेपर का दोस्तों जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करें, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।